वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का जो हमारा फोर्थ लेसन है उत्सर्जन, इनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय पढ़ लेते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या है। तो उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो बनने वाले विषाक्त हानिकारक पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर जब हम निकालते हैं तो ये बाहर से निकालने की क्रिया को कहते हैं हम लोग उत्सर्जन। हमारे शरीर में जो विषाक्त हानिकारक पदार्थ बनते हैं ना, तो उसको हम लोग शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्सर्जन कहते हैं। कोई दिक्कत? इसी चीज को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या है, उत्सर्जन। अगर आपसे कोई पूछे मेरे भाई कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे हम लोग कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के बाद जो बनती है पदार्थ ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग शरीर से बाहर क्या करते हैं, निकाल देते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग उत्सर्जन। देखिए लिखा हुआ है जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप, यानी हम लोग जो भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, उनके बाद हमारे शरीर में बेकार हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उनको शरीर से क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल देते हैं। जो मल के रूप में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, या जल के रूप में होता है, मूत्र के रूप में। तो इन्हीं को हम लोग शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उत्सर्जन कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे उत्सर्जन क्या है, तो शरीर में उपापचयी क्रिया, यानी हमारे शरीर में भोजन पचने के बाद, श्वसन की क्रिया के बाद जो अनावश्यक हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं, तो उसको शरीर से क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, उत्सर्जन बोलते हैं। कोई दिक्कत? आगे है उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए विषाक्त हानिकारक होते हैं। नहीं, जैसे आपके शरीर में भोजन पचा, अब पचने के बाद जो मल हुआ, नहीं, आप जो पानी पिए, जल लिए, और वही आपके शरीर में मूत्र का निर्माण हुआ, आप जो सांस लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, तो वो हमारे शरीर का क्या है, विषाक्त हानिकारक पदार्थ है। और उसको हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं। नहीं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्सर्जी पदार्थ, जिसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, इसके बारे में हमें पढ़ना है चैप्टर में। नहीं, देखिए हम जो मल त्याग करते हैं उसको मलोत्सर्जन कहते हैं। नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर मूल रूप से पढ़ना किसके बारे में है, तो जो हम लोग सांस लेते हैं और जो हम मूत्र का त्याग करते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। यानी कि हम इसको कहते हैं उत्सर्जन। तो उत्सर्जन में कौन कौन, तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, इनके बारे में हमको इस चैप्टर में मूल रूप से पढ़ना है। सबसे पहले उत्सर्जन से हमें लाभ क्या है, ध्यान रखेंगे। उत्सर्जन से हमें लाभ क्या है, तो देखिए उत्सर्जन से फायदा क्या होता है कि हमारे शरीर में जल का संतुलन होता है। उत्सर्जन की क्रिया से क्या फायदे, जल का संतुलन। यानी आप जो पानी पीते हैं ना, यही पानी आपके शरीर में जब जाता है, नहीं, तो इसके बाद फिर अगर आपके शरीर से जो बेकार जल बना, उस जल को आप बाहर नहीं निकालिएगा, तो फिर आपका शरीर सही से काम नहीं करेगा। तो शरीर में जल का संतुलन किस क्रिया से होता है, उत्सर्जन की क्रिया से, याद रखेंगे। यानी उत्सर्जन की क्रिया से मेन रूप से जल का क्या बनता है, संतुलन बनता है। अब जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया, खास करके जो एक कोशिकीय जीव होती है, उसमें कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो उनमें उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। लेकिन जो हम लोग बहुकोशिकीय जीव है ना, उसमें उत्सर्जन होते हैं। अब कहेगा सर जी तो बताइए, तो अमीबा में कैसे उत्सर्जन होता है, तो विसरण की क्रिया द्वारा। उसमें श्वसन की क्रिया भी विसरण, उत्सर्जन की क्रिया विसरण, उनमें दोनों विसरण की क्रिया से ही हो जाती है काम। समझ रहे ना? जब शरीर के अंदर में जो ऑक्सीजन की कमी हुआ, तो विसरण द्वारा वो ले लिया त्वचा उसका। अगर उसके बाद उसमें बन गया जो विषाक्त पदार्थ, तो विसरण की क्रिया द्वारा बाहर निकल गया। माने उनमें कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। लेकिन खास करके जो मानव हैं, यानी बड़े जंतु हैं, उनमें उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जो बड़े होते हैं जीव, उनमें उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। लेकिन खास करके हमारे शरीर में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर के अंदर बनता है, उसको विसरण की क्रिया द्वारा वो क्या करते हैं, बहुकोशिकीय मतलब एक कोशिकीय जीव उसको बाहर निकालते हैं। लिखा हुआ नाइट्रोजन पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर किसके द्वारा, तो विसरण की क्रिया द्वारा उत्सर्जन कहते हैं। चलते हैं, जबकि हमारे बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, उसमें उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है, एक उत्सर्जन अंग पाया जाता है, उसको कहते हैं उत्सर्जी तंत्र। अगर आपसे कोई पूछे कि एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन की क्रिया, तो विसरण द्वारा। लेकिन हम लोग जंतु हैं, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली बकरियां जंतु हैं, तो क्या उसमें उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो उसमें विसरण द्वारा नहीं होता है। उसमें एक विशेष प्रकार के उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं, उसके द्वारा। तो अभी तक आपने पढ़ा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो शरीर में बनने वाले विषाक्त हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं हम लोग उत्सर्जन।
और उत्सर्जी पदार्थ तो वैसे पदार्थ जिसको हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ये सब क्या है शरीर से बाहर निकालते हैं। तो अब हमने देखा कि एक कोशिकीय जीवों में और बहुकोशिकीय जीवों में, तो एक कोशिकीय जैसे अमीबा है तो उसमें श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है, विसरण के द्वारा, तो उत्सर्जन की क्रिया भी किसके द्वारा, विसरण ही द्वारा होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन की क्रिया के लिए एक विशेष अंग होती है, उसको कहते हैं हम लोग उत्सर्जी तंत्र कहते हैं, नहीं कहते हैं। चलते हैं फिर आगे देखते हैं हमारा क्या कहता है। कुछ तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जंतुओं में उत्सर्जन के लिए, नहीं तो जंतुओं में उत्सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र पाई जाती है, इसको कहते हैं हम लोग उत्सर्जी तंत्र। अब चलते हैं उत्सर्जी तंत्र में कौन कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है जंतुओं में वो कौन सा होता है, तो याद रखेंगे वृक्क। जंतुओं के सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क। ये संरचना देख रहे हैं ना सामने, यही हमारा वृक्क है। क्लियर। अब कैसे होता है समझते हैं। देखिए हमारे जंतुओं का शरीर जो होता है, यानी कि मानव का जो शरीर होता है, इस तरह का हमारा शरीर होता है। क्लियर। ये हमारा क्या है, नीचे का पार्ट है। अब यहाँ समझते हैं ये जो हमारा बॉडी है ना, इसके अंदर में यानी पेट के उधर, पेट में ये बाईं तरफ और दाईं तरफ दो वृक्क होती है। क्लियर। ये जो पेट है ना हमारा, और इसी पेट के अंदर ऐसे समझिए, ये हमारा समझिए एक तरह से पेट हुआ, और यहाँ से हमारा स्तंभ शुरू होता है, और यहाँ से अंग, और ये बाईं भाग जो है इस यहाँ भी एक संरचना रहती है ऐसे सीम के बीज के आकार की, और दाईं भाग में भी एक सीम के बीज के आकार की होती है। इसी को कहते हैं वृक्क। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, हम लोग किडनी बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, किडनी बोलते हैं। क्लियर। तब वृक्क समझ रहे हैं ना। हमारे मानव में यानी जंतुओं में उत्सर्जन के लिए सबसे प्रमुख अंग कौन, वृक्क। इसके अलावे इसमें रहता है कौन कौन, तो याद रखेंगे इसमें रहता है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तब वृक्क उत्सर्जन संबंधी कौन कौन अंग, तब वृक्क उत्सर्जन संबंधी प्रमुख अंग वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और मूत्राशय। कोई दिक्कत। चलते हैं आगे। हमारा क्या कहता है कि वृक्क से संबंधित उत्सर्जी अंग देख लिए। वृक्कों की अवरचना का वर्णन करते हैं कि देखिए वृक्क हमें देखने से कैसे लगता है। तो अभी पीछे आपने देखा कि वृक्क जो है, ये जो देख रहे हैं, ये आपको सीम के बीज की तरह दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है, सीम के बीज की तरह। ठीक है ना। जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, तो इसकी लंबाई याद रखेंगे यह 10 cm लगभग लंबा होता है, 5 से 6 cm चौड़ा और 2.5 से 4 cm मोटा। यानी सीम का बीज है, इसकी लंबाई कितनी 10 cm, चौड़ाई कितनी 5 से 6, चौड़ाई मोटाई कितनी 2.5 से 4 cm होता है। ये सीम के बीज के कारण। वृक्क की बाहरी घेरा और भीतरी द्वार रहता है, माने ये बाहर से भी घिरा रहता है और भीतरी द्वार से भी घिरा रहता है। बाहरी घेरा है और भीतरी घेरा है, यानी दोहरी झिल्ली से समझिए। एक तरह से क्या है, ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। तो बाहरी घेरा को कहते हैं उन्नोत्तर और भीतरी घेरा को कहते हैं नतोद्वार। ठीक है ना। बाहरी घेरा को उन्नतोद्वार और बाहरी भीतरी घेरा को नत्तोद्वार, और इससे हाइलम कहते हैं। यानी घेरा को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइलम। अब प्रत्येक हाइलम से मूत्रवाहिनी निकलती है, यानी कहने का मूत्रवाहिनी निकलती है जो कहाँ जाती है, मूत्राशय में। अब चित्र के हिसाब से समझिए। देखिए ये हमारा शरीर हो गया हमारा जंतुओं का, क्या हो गया हमारा, ये जंतुओं का शरीर। अब इसमें देखते हैं कि देखिए ऐसे हमारा शरीर रहेगा, अरे यार ऐसे रहेगा। अब यहाँ एक हमारा वृक्क है और एक वृक्क यहाँ है। तो दोनों वृक्क से जो है ऐसे करके जो मूत्रवाहिनी निकलती है, मूत्रवाहिनी, ये थैली नुमा संरचना है, उसको कहते हैं हम लोग मूत्राशय। क्या कहते हैं हम लोग, थैली नुमा संरचना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूत्राशय। तो ये जो देख रहे हैं ये भाग है मूत्रवाहिनी। ये तो हो गया वृक्क, ये क्या हो गया हमारा, मूत्रवाहिनी। ये हो गया हमारा मूत्राशय। क्या हो गया हमारा, मूत्राशय। ये हो गया मूत्रवाहिनी। ये आकर के यहाँ खुल जाती है। वृक्क का काम है उत्सर्जन की क्रिया। वृक्क का काम क्या है, उत्सर्जन। यानी ये हमारे शरीर में जो रक्त है, पानी है, खून है, सब इसमें गया। तो इसमें जो आवश्यक चीज है उसको छान लेता है, अनावश्यक चीज जो विषाक्त चीज हो गया तो मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में ला करके जमा कर दिया। जब मूत्राशय भर जाता है थैली, तब उसको हम लोग मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों शरीर में क्या होता है, उत्सर्जन की क्रिया हमारे शरीर में संपन्न होती है। चलिए क्लियर, समझ गए। वृक्क कैसा है, तब वृक्क की जो बाहरी घेरा है नत्तोद्वार और भीतरी घेरा है उसको कहते हैं उत्तोद्वार, और ये नत्तोद्वार और भीतरी बाहरी को क्या कहते हैं, उन्तोद्वार, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइलम कहते हैं। हाइलम से क्या निकलते हैं, मूत्रवाहिनी, जो मूत्राशय में खुलती है। अब वृक्क के अंदर की संरचना देखिए प्रत्येक वृक्क के अंदर में संयोजी उत्तक और रेखित पेशी होता है। यानी ये जो वृक्क आप देख रहे हैं, इस वृक्क के भीतर में कौन होता है, संयोजी उत्तक
और रेखित पेशी। और रेखित पेशी समझ रहा है ना, जो क्लास 9th में पढ़े थे कि जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है, स्वतः चलती रहती है। देखिए रेखित पेशी होता है जो अस्थि से जुड़ी होती है, वो इच्छा से काम करेगी, जैसे हाथ पांव की जो पेशियां हैं। लेकिन जो हृदय की पेशियां हैं, जैसे हमारी मतलब मस्तिष्क हैं, ये सब अस्थि से जुड़ा हुआ नहीं है, बिना हड्डी का है ये सब। तो इसी तरह से हमारा वृक्क में जो होती है वो कैसा रहता है, संयोजी ऊतक रहता है। और अरेखित पेशी का बना होता है, इसके बाहरी भाग प्रांतस्थ और भीतरी भाग को अंतस्थ कहते हैं। इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं हम लोग, प्रांतस्थ कहेंगे, और भीतरी भाग को क्या कहेंगे हम लोग, अंतस्थ भाग कहेंगे। क्लियर। और इस वृक्क के भीतर में 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचना होती है, इसे कहते हैं हम लोग वृक्क शंकु। क्या बोलेंगे वृक्क शंकु। और प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिका होती है, जिसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। इसके अंदर में एक क्या होती है, कुंडलित संरचना होती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रॉन। देखिए ये वृक्क देख रहे हैं, इसके जो बाहरी भाग हैं और फिर भीतरी भाग है। और भीतर में ये जो देख रहे हैं ये वृक्क शंकु है, ये क्या हमारा वृक्क शंकु है ये। और इस वृक्क शंकु के कितनी संख्या होती है, 16 से 15, यानी 15 से 16 वृक्क शंकु पाया जाता है एक वृक्क में। और इसके अंदर महीन धागे जैसी संरचना होती है, उसको कहते हैं हम लोग कुंडली संरचना, इसको कहते हैं नेफ्रॉन। और एक वृक्क में लगभग 10 लाख, याद रखेंगे एक वृक्क में कितने होते हैं, लगभग 10 लाख होते हैं। कितना, 10 लाख। ठीक है, नेफ्रॉन। ये पूछेगा आपसे कि एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन, तो याद रखेंगे 10 लाख। कोई दिक्कत। तो हम पढ़ रहे थे अभी तक वृक्क की संरचना के बारे में। तब वृक्क की संरचना कैसी पाई जाती है, समझ गए, फिर से समझेंगे। देखिए वृक्क हमारा क्या है, आंतरिक संरचना। वृक्क जो बाहरी भाग और भीतरी भाग से घिरा होता है। बाहरी भाग को क्या कहते हैं, प्रांतस्थ, और भीतरी भाग को क्या कहते हैं हम लोग, अंतस्थ। ठीक, ये संयोजी और रेखित पेशी का बना होता है। और इसमें छोटे छोटे शंकु जैसी संरचना होती है, उसको कहते हैं हम लोग वृक्क शंकु। जो पिरामिड संरचना है उसको वृक्क शंकु। ये सूक्ष्म नली कुंडली संनलिका से बनी रहती है, जिसे कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन। और वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन ही कहते हैं। माने वृक्क तो केवल घेरा है, मेन काम कौन करता है, उसका नेफ्रॉन करता है। ठीक है, तो वृक्क क्या हो गया, हमारी बाहरी घेरा। और नेफ्रॉन कैसा है, तो उसकी नेफ्रॉन की संरचना देख लीजिए। नेफ्रॉन कैसा रहता है, देखिए ऊपर से कीप जैसी बनल रहेगा ऐसे, और इसी का एक भाग नीचे से ऐसे करके ऐसे कीप जैसी रहेगी, ऐसे ऐसे कुंडली संरचना रहेगी। ये आगे हम देखेंगे। ठीक है, ऐसे करके रहेगी। क्लियर। ये संरचना कीप जैसी रहती है, इसको नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये कुंडलित संरचना है। आगे हैं, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रॉन। अभी पढ़े ना, वृक्क की संरचना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, आपसे कोई पूछेगा वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन कहते हैं। और प्रत्येक नेफ्रॉन में कितनी होती है इसकी संख्या, वृक्क में तो 10 लाख। इसके बाहरी जो सिरा है वो प्याले जैसी, देख रहे हैं ना, ये नेफ्रॉन की संरचना बाहरी क्या है, प्याले जैसी है, उसको कहते हैं वुमेन संपुट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वुमेन संपुट बोलते हैं, याद रखेंगे। और ग्लोमेल सम्मिलित रूप से मेगपीलियन कोष से बनती है। वृक्क नलिका में भाग समीप के कुंडलित भाग होता है, जिसे हम लोग अवरोही चाप में संग्राहक नलिका में खुलती है। और ये जो देख रहे हैं ये आकर के कहां से होती है, संग्राहक नलिका। ये क्या हमारा संग्राहक नलिका में जाकर के खुलती है। ठीक है, तब वृक्क समझ गए, उसके साथ नेफ्रॉन समझ गए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे जंतुओं में उत्सर्जन संबंधी प्रमुख अंग में कौन, उत्सर्जन संबंधी प्रमुख अंग वृक्क। वृक्क से उत्सर्जी संबंधी और अंग हैं, तब मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। हमारे वृक्क कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे पेट के, यानी पेट में बाईं भाग और दाईं भाग, प्रत्येक व्यक्ति को 2 वृक्क होता है, एक बाईं भाग और एक दाईं भाग। ये कैसा है, तो सीम के बीज की तरह दिखाई पड़ती। कैसी दिखाई पड़ेगी, सीम के बीज की तरह। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 10 cm लंबी। ठीक है, और 5 से 6 cm चौड़ी, और 3.5 से 4 cm मोटी होती है। ठीक है, ये 2 झिल्ली से घिरी रहती है। बाहरी भाग को कहते हैं प्रांतस्थ, और भीतरी भाग को कहते हैं अंतस्थ भाग। ठीक है, प्रत्येक वृक्क में लगभग 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचना होती है, उसको कहते हैं हम लोग वृक्क शंकु। ठीक है, अब शंकु के अंदर, माने वृक्क शंकु के भीतर कुंडलित नलिका जैसी संरचना होती है, उसको कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन, जो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये तो हम वृक्क की भाग देख लिए। अब नेफ्रॉन की बात। नेफ्रॉन कैसा होता है, तो लंबी कुंडलित जैसी संरचना होती है, उसके ऊपर का भाग ना प्याले जैसा संरचना होता है, इसको कहते हैं हम लोग वुमेन संपुट। नेफ्रॉन के सबसे ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, वुमेन संपुट। उसके नीचे का जो नली जैसी संरचना है वो अबाही धमनी होते हुए संग्राहक नलिका में जाकर के जुड़ी रहती है।
ये तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके का बात, उसकी संरचना की बात। अब चलेंगे हम उसके काम के बारे में, देखते हैं कि हमारे जो वृक्क हैं वो कैसे काम करते हैं। तो याद रखेंगे हमारे वृक्क जो है वह मूत्र निर्माण में काम करती है, यानी कि हमारे शरीर में मूत्र बनाने का काम कौन करती है, वृक्क करती है। और ये 3 चरणों में काम करते हैं। कितने चरणों में, 3। पहला हमारा होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है ट्यूबुलर पुनर्शोषण और ट्यूबुलर सर्वन। देखिए सब एक तरह से समझिए तो एक ही चीज है, लेकिन पहले समझते हैं कैसे काम करता है। समझिए जैसे हम लोग दूध में नहाने के लिए जाते हैं, जब गांव में देखते होंगे दूध पेरने वाली मशीन होती है, तो वह क्या करता है, बूमेन संपुट में रख देता है, यानी ऊपर में रख देता है, और उसको नीचे से नली लगी रहती है, उसमें बहुत सारे कीप लगी रहती है, वो कीप में छन्ना 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 होते 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 क्रीम अलग गिरती है, और उसका जो पानी दूध का होता है अवशेष, उसको दुद्धि कहते हैं हम लोग गांव देहात में, नहीं तो उसको हम लोग अलग फेंकते हैं, नहीं फेंकते हैं, तो ऐसा मशीन में होता है। तो ठीक उसी तरह से हमारा जो है ये नेफ्रॉन जो है ना उसी काम करता है। देखिए जैसे हम समझिए यहाँ से हमारा नेफ्रॉन का बूमेन संपुट है, ये क्या हमारा नेफ्रॉन का बूमेन, तो रक्त पानी जो भी है वह भोजन के साथ मिला हुआ चीज कहाँ गया, बुमेन संपुट में। और यहाँ पर लिखना रहता है उसके कुंडलित नलिकाएं, यहाँ पर क्या निकला रहता है, उसकी कुंडलित नलिका रहती है। और ये कुंडलित नलिका जो है ना वो जाकर के संग्राहक नलिका से जुड़ी होती है, जो अभी हमने पढ़ा था। अब क्या होता है इसमें जब आएगी ना, तब बुमेन संपुट ये छानने का काम करते हैं, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये छन्ना पत्र, एक तरह से क्या समझिए, छन्ना पत्र। इसमें आया तो उच्छन गया, बिल्कुल माने जो आवश्यक चीज है, ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जो भी है, तो इसमें से क्या हो गया, उच्छन गया, तो वो उसमें रह गया, और जो अवशेष बच गया वो उसको अब बाह्य धमनी में क्या कर दिया, उसको भेज दिया, कहा तुम आगे चले जाओ। क्लियर। लेकिन कहता है कि अरे भाई अगर चल जाएगा तो कहीं उसमें कुछ जरूरी की चीज छूट गया तब क्या होगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं बड़े एक बार पूरा नहीं छनाया मान लीजिए अगर अच्छा से, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब कहता है ट्यूबुलर सर्वन तुम कुछ काम करो, पुनर्अवशोषण तुम कुछ काम करो। तो अब जो छना करके आया ये अबाही धमनी में, फिर इसमें छनाने का काम होता है। एक बार तो वहां हुआ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, और तब हुआ अबाही धमनी में, और यहां से छनने के बाद दूसरा स्तर का काम खत्म। अब जो बच गया उसको फिर आगे कहता है तुम जाओ, लेकिन कहता है रुक 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 रुक, अरे यार कहीं उसमें रह जाएगा तन को, तब पूरा एकदम सिट्ठी सिट्ठी को निकाल लेता है अवशेष, यानी पूरा जो प्रोटीन है, वसा है, ग्लूकोज है, जो भी है, वो रक्त से पूरा को क्या कर लिया, छान लिया, छान लिया और सबको बाहर निकाल लिया। और जो बच गया अवशेष उसको भेज दिया कहाँ, मूत्रवाहिनी में, कहा तुम चले जाओ मूत्रवाहिनी में होकर के मूत्राशय में जाके जमा हो जाओ। लेकिन कभी कभी क्या होता है जानते हैं, हमारा ये वृक्क काम करना बंद कर देता है, और जैसे वृक्क काम करना बंद करेगा ना तो समझिएगा कि काम गड़बड़ हो जाएगा। कहिएगा गड़बड़ क्या होगा सर, देखिए क्योंकि वृक्क का काम क्या है कि उसके जो उपयोगी पदार्थ हैं उसको छानने का काम करता है, नहीं छानने का काम करता है। अगर मान लीजिए वृक्क हमारा काम नहीं करे तो हमारा उपयोगी पदार्थ छनाएगा, ग्लूकोज छनाएगा, नहीं छनाएगा। तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोज या अन्य प्रकार के जो प्रोटीन वसा हमारे रक्त में मिला हुआ है वो सब हमारे मूत्र वाहिनी में चला जाएगा, हम मूत्र से उसको बाहर कर देंगे। और जैसे ही बाहर कर देंगे तो क्या होगा, शरीर में ग्लूकोज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नहीं तो इसीलिए किडनी खराब हो जाता है तो बड़ा दिक्कत होता है। नहीं कहो लोग को सुनते होंगे किडनी खराब हो गया तो मरने के बाद, ऐसे एक किडनी खराब हो जाती है तो दूसरा काम करता है, कभी कभी दूसरा भी खराब हो जाता है, नहीं खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों की मृत्यु हो जाती है, या इसका अभी डॉक्टर के द्वारा प्रतिरोपण कर दिया जाता है कि दूसरा किडनी लगा दिया जाता है। मान लीजिए अगर आप हमारे प्रिय आदमी हैं तो अगर आपको हमारा किडनी लगने वाला है तो हम आपको दे देंगे, तो एक किडनी से हम जिंदा रहेंगे, एक किडनी से आप रहिएगा। या बहुत आदमी डोनेट भी करता है कि मरने के बाद अपना उसका किडनी निकाल लिया जाता है। नहीं तो ऐसी स्थिति में दूसरे लोगों को, लेकिन ये प्रत्यारोपण की क्रिया जो बहुत महंगी होती है, सब लोगों के बस की चीज नहीं होती है, बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग जो वृक्क है वह कितने स्तर में काम करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण और ट्यूबुलर सर्वन, ठीक है ना। और ये कैसे काम करता है हम बता ही दिए। पहले जाता है कहाँ, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन बुमेन संपुट में, उसको छनैया का काम, वहां से जो बच जाती है अवशेष उसको ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण में छानने का काम, और उससे बच जाती है तो उसको फिर से कहाँ ले जाती है, उसको नहीं जो देखिए जो छनाया पदार्थ उसको पुनः वापस रक्त में भेज देता है, और जो अवशेष हुआ, अपशिष्ट हुआ, उसको मूत्रवाहिनी में भेज दिया। जो छनाया जो शुद्ध चीज उसको कहाँ भेज दिया, रक्त में, और जो अवशेष बचा उसको कहाँ भेज दिया, उसको मूत्राशय में भेज दिया। नहीं अब
अब चलते हैं हम लोग आगे। हमारा देखिए क्या आता है, मूत्र की बनावट। आपसे परीक्षा में पूछेगा, अरे भाई मूत्र की बनावट कैसी होती है, तो मानव मूत्र में याद रखेंगे साधारणतः ज्यादा जल ही होता है। क्या होता है, साधारणतः ज्यादा जल रहता है, यूरिया और सोडियम क्लोराइड विद्यमान रहते हैं। यानी हमारे जो मूत्र है ना, उसमें जल की प्रतिशत मात्रा कितना होती है, तो याद रखिएगा 96। जल की प्रतिशत मात्रा कितना, 96। मूत्र में ज्यादा जल रहता है 96, और उसमें ठोस कण रहते हैं 4%। 4% में 2% यूरिया, शेष प्रतिशत रहते हैं अन्य। ठीक है, तो मूत्र की बनावट में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मानव मूत्र में मूल रूप से जल, यूरिया और अन्य प्रकार के सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं। इनमें 96% जल और 4% ठोस कण। इन 4% में 2% यूरिया और बाकी 2% में अन्य रहते हैं, यूरिक अम्ल, इत्यादि इत्यादि। चलते हैं रक्त। ये हमारे जो मूत्र है ना, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के। यहाँ गलती लिखा गया, यहाँ मूत्र लिखाना है मूत्र। मूत्र का पीला रंग जो होता है ना, किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के। हम लोग तो रक्त में पढ़े थे किसके कारण, प्लाज्मा के कारण उसका रंग पीला होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन पाई जाती है इसलिए उसका रंग लाल होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला। किसके कारण, तो यूरोक्रोम। याद रखेंगे मूत्र में किसके कारण, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आपसे पूछेगा यहाँ पर मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी, 96। पूछेगा आप मूत्र का पीला रंग किसके कारण, तो यूरोक्रोम के कारण। नहीं, यहां से पूछेगा आपसे कि वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। फिर पूछेगा आपसे कि एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन की संख्या, तो 10 लाख। ये सब आपसे पूछेंगे। क्लियर। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर भी देखते चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को यहीं से मेंशन हो जाएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। आगे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा ब्रिक काम करना बंद कर दिया, कोई ब्रिक देने वाला नहीं है, हमारा ब्रिक किसी से मैच नहीं कर रहा है, अचानक ऐसी घटना हो जाए तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। तो क्या किया है, डॉक्टरों ने एक नई मशीन तैयार किया है जो ब्रिक का काम कर सकती है। यानी कि जो उत्सर्जन का क्रिया है ना, अगर मान लीजिए उत्सर्जी पदार्थ आपके शरीर में जमा हो जाए, मान लीजिए मूत्र जमा हो जाए अनावश्यक ज्यादा मात्रा में, तो आपका जो है ना वो मूत्राशय थैली वो फट जाएगी। अब फट जाएगी तो फिर आपकी मृत्यु हो सकती है। तो भाई ऐसी स्थिति में अचानक लोगों की मृत्यु हो जाए, उसको कुछ दिन तक जिलाना है ना, तो जिलाने के लिए क्या किया गया, कुछ समय तक, अरे ज्यादा समय तक तो नहीं जिलाया जा सकता है, लेकिन कुछ समय तक जिलाया जा सकता है। इसके लिए एक मशीन बनाया गया है जिसका नाम है डायलाइजर मशीन, यानी डायलाइसिस उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलाइसिस, हीमोडायलिसिस। यानी मानव में अगर अपना ब्रिक काम करना बंद कर दे, मानव में कोई अपना ब्रिक काम करना बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, एक अत्याधुनिक मशीन द्वारा उत्सर्जन की क्रिया को संपादित कराया जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डायलाइसिस मशीन या डायलाइजर मशीन। ठीक है ना, हीमोडायलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए हीमोडायलिसिस जब मनुष्य का अपना ब्रिक काम करना बंद कर देती है तो उसे मशीन द्वारा कराया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डायलाइसिस मशीन। इसमें एक टंकी होती है, उसको कहते हैं हम लोग डायलाइजर। उसके अंदर में क्या रहता है, एक मशीन रहता है, उसके अंदर में टंकी, इसको क्या कहते हैं, डायलाइजर। इस डायलाइजर के अंदर में एक फ्लूइड भरा रहता है, इसको डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, डायलिसिस फ्लूइड। और इसमें सेलोफिन की बेलनाकार नली लटकती रहती है, उसके अंदर में सेलोफिन की एक बेलनाकार नली लटकी रहती है। समझिए ऐसे कि मान लीजिए ये एक डायलाइजर मशीन है, टंकी है, और इसके अंदर में ना एक सेलोफिन का सीट लटका रहता है, उसके अंदर में जो है द्रव भरा रहता है, इसको डायलाइसिस फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब इससे क्या करते हैं, एक नली से इसको जोड़ दिया जाता है, पाइप से। ठीक है, और इस नस से जोड़ दिया जाता है, एक हाथ है, मानव का हाथ मान लीजिए, और इसमें एक सुई से इसको जोड़ दिया गया। क्लियर, यहां से रक्त निकला, और रक्त जब निकला था ना, तो वहीं पर दाब को माप लिया जाता है, दाब को, कि मान लीजिए हमारे शरीर में रक्त निकला, और रक्त जैसे निकला, जैसे हमारा ये बाह है, तो इसमें एक क्या कर दिया जाता है, सुई लगा दिया जाता है, नीडल निकाल, और यहाँ से ना दाब से उस रक्त को वो खींच रहा है, माने दाब लगा रहता है, जो उस रक्त को क्या करता है, खींचते रहता है। तो हमारा शरीर का खून जो है कहाँ गया, अब उस नस से निकल करके उस सुई के द्वारा जाता है कहाँ, तो डायलाइजर मशीन में। ठीक है ना, ये डायलाइजर मशीन में गया, तो यहाँ पर छनने की क्रिया हो गई। ठीक है, छनने की क्रिया जब पूरा हो गई तो अशुद्ध चीज को बाहर निकाल दिया, अशुद्ध चीज को फिर से वो रख लिया, और फिर दूसरे नस से इसको क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो उसी दाब पर, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि दाब ज्यादा हो जाए फिर कम हो जाए, नहीं, जैसे हम आप सोए हुए हैं, एक नाभि से रक्त को निकाला, डायलाइजर मशीन में ले गया, डायलाइजर मशीन छानने का काम कर दिया,
अवशेष को हटा दिया, शुद्ध को रख लिया, और फिर उसी दाब पर, जितना दाब से हमारे शरीर में निकला था, जितना ताप था हमारे रक्त का, उसी ताप पर उसको रख दिया जाता है फिर से। तो ये थोड़ा सा महंगा प्रोसेस होता है और लंबी प्रोसेस होता है, सब लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ वैज्ञानिकों ने ऐसा यंत्र बना दिया जो अगर आपका कृत्रिम वृक्क जो है वो अगर काम नहीं कर, प्राकृतिक वृक्क काम नहीं कर रहा है, तो उसकी जगह पर आप कृत्रिम वृक्क का काम ले सकते हैं। उसका नाम है डायलाइजर मशीन है। देखिए यह क्या करता है, डायलिसिस के समय रक्त को धमनी से निकाल करके उसे ठंडा किया जाता है। पहले क्या करते हैं, उसको हम लोग ठंडा करते हैं, इसको धमनी से निकालते हैं और धमनी से निकाल करके और ठंडा करते हैं। अब देखिए धमनी हमने पढ़ा था, धमनी और शिरा के बारे में, तो शिरा तो अशुद्ध रक्त का वहन करती है, लेकिन धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त। तो धमनी में लगाया जाता है उसको, और उसको कहाँ निकाल, ठंडा कर दिया जाता है। फिर उपचारित करने के लिए, फिर उसको उपचारित करने के लिए कहाँ ले जाते हैं, डायलाइजर मशीन में ले जाते हैं। और जब डायलाइजर मशीन में जहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है, नाइट्रोजनी पदार्थ फ्लूइड में चला जाता है, अवशेष पदार्थ जो बचता है शुद्ध उसको निकाल लिया जाता है, और फिर उसी ताप पर पुनः शिरा में भेज दिया जाता है। देखिए निकालते किसमें से हैं हम लोग, धमनी से, और भेजते हैं कहाँ से, उसको शिरा में, ठीक है। और वहां पर उत्सर्जन की क्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत, कैसे काम किया समझ गए। पहले रक्त को आपके शरीर से निकाला धमनी से, और उसको उस दाब और ताप को माप लिया कि अभी आपके शरीर का तापमान कितना है और दाब कितनी है। अब उस रक्त को ले गया कहाँ, डायलाइजर मशीन में, शुद्धिकरण का काम हो गया वहां, फिर उसको ले जाता है दूसरे नस में पहुंचा दिया जाता है, यानी उसको कहते हैं हम लोग शिरा, शिरा में भेज दिया जाता है। उत्सर्जन की क्रिया खत्म, क्लियर। तो हम लोग पढ़ रहे थे जंतुओं में उत्सर्जन, अब पढ़ेंगे हम लोग पादप में उत्सर्जन। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया होती है, लेकिन पौधों में उत्सर्जन की क्रियाएं लगभग नहीं होती है, और होती भी है तब बहुत कम मात्रा में, क्योंकि वह जितना उत्सर्जन करता है ना, उसमें से अधिकांश हिस्सा को ले लेता है। माने जितना पौधा उत्सर्जन करेगा उसमें उत्सर्जित पदार्थ को ले लेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए कि अभी मान लीजिए शाम का समय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो शाम के समय में क्या होता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया दोनों साथ साथ करती है। अब प्रकाश संश्लेषण करती है तो वायुमंडल से क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। श्वसन की क्रिया करती है तो वही ऑक्सीजन को वो ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, छोड़ती है। तो इस तरह से दोनों का काम एक साथ चलता है। तो कभी कभी पौधे में उत्सर्जन की क्रिया लगभग नहीं के बराबर, पौधे में उत्सर्जन की क्रिया लगभग नहीं के बराबर होती है, लेकिन कुछ कुछ पौधे में उत्सर्जन की क्रियाएं होती है। जैसे देखिए आप पौधे में देखे होंगे गोंद, रेजिन, नहीं तो ये सब क्या है, उसका उत्सर्जन है, पौधे का क्या है, ये उत्सर्जन है। इसी तरह से कुछ पौधे में चलखी देखते होंगे टूट टूट करके गिरते, जब पौधे पुरानी हो जाती है ना, जिसको आप कॉर्क कोशिका कहते हैं, तो वो पुरानी होकर के टूट टूट के गिरती है, ये क्या है, उसका उत्सर्जन है। पत्तियां क्षयवान होती है, वो गिरती है, वो क्या है, उसका उत्सर्जन है। लेकिन पौधों में मूल रूप से उत्सर्जन की लगभग क्रियाएं नहीं होती है, खास करके पौधा में। चलते हैं, लेकिन कुछ पौधों में ना, जैसे टेनिन है, रेजिन है, गोंद है ना, ये सब कुछ पौधों में जमी रहती है। तो वो किस में रहती है, याद रखेंगे पुराने जाइलम में। आपसे पूछेगा कि टेनिन, रेजिन, गोंद इत्यादि किस में जमा रहता है, तो पौधे जो होती है उसके पुराने जाइलम में ये संचित रहते हैं। इसके अलावा लैटेक्स जो है वो भी क्या है, एक दूधिया पदार्थ है जो पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पौधों में उत्सर्जन, तो लिखिएगा पौधे में उत्सर्जन मूल रूप से होती नहीं है, होती भी तो है बहुत कम मात्रा में होती है। जो किसके रूप में, तो गोंद के रूप में, लैटेक्स के रूप में, रेजिन के रूप में होती है और बहुत कम मात्रा में होती है। लेकिन ये बनता किसके कारण है, तो याद रखेंगे उपापचयी क्रिया। किसके कारण, उपापचयी। जो हम लोगों में जो होती है ना उपापचयी, लेकिन पौधा में बनता है किसके कारण, तो चयापचयी। याद रखेंगे पौधे में किसके कारण जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो चयापचयी, हम लोगों में उपापचयी। कोई दिक्कत। तो हम लोग पढ़ रहे थे पौधों में और जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया। फिर एक नजर देख लेते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो उत्सर्जन वह पदार्थ है, माने वैसी क्रिया। उत्सर्जन क्या है, वैसी क्रिया है जिसमें हम लोग शरीर में बनने वाले विषाक्त हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो वैसे पदार्थ जिसको हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। अब चलते हैं, उत्सर्जन में भाग लेने वाले प्रमुख अंगों में आता है वृक्क, इसके अलावा मूत्रवाहिनी, मूत्राशय इत्यादि। वृक्क की संरचना को हमने पढ़ा कि वृक्क हमारी कैसी है, तो सीम के बीज के आकार की होती है, लंबाई 10 सीएम, चौड़ाई 5 से 6, मोटाई 3.5 से 4 सीएम के बीच होती है। यह दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है। बाहरी झिल्ली को कहते हैं हम लोग उत्तोद्वार, और भीतरी भाग को कहते हैं नत्तोद्वार, नहीं यानी अंदर के भाग को। अब इस वृक्क के अंदर में पिरामिड जैसी संरचना होती है जिसको कहते हैं हम लोग वृक्क शंकु, और प्रत्येक वृक्क शंकु में लगभग जो है नेफ्रॉन की संख्या होती है, जो कुंडली संरचना होती है, और एक वृक्क में इसकी संख्या हमने कितना बताया, 10 लाख होती है। क्लियर। नेफ्रॉन की संरचनात्मक क्रियात्मक वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन की संरचना हमने देखा और उत्सर्जन की क्रिया को हमने
समझा। कोई दिक्कत? अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो से कुछ समझ में आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे।